कीर्ति निधि जी, आपसे सवाल ये, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना की बात करना भारतीय राजनीति में किसी चमत्कार से कम नहीं, तो ये क्या समाजवादी पार्टी के लिए वाकई चमत्कार है या कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ा रहा है? देखिए पूजा जी, पिछड़ी जाति की बात हो रही, उनके हक और हकूक की बात हो रही। ये कहीं नहीं तय है कि अगर प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के, तो पिछड़ी जाति के लोगों की बात ही करें, क्योंकि आपको याद होगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुआ तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, और जब विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में आरक्षण लागू हुआ तो अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री, दोनों सवर्ण कैटेगरी। प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं जरूर, लेकिन लगातार पिछड़ी जाति के साथ धोखा कर, और सौरभ दुबे जी कह रहे थे कि ओबीसी आयोग बनाया। मैं सौरभ जी को बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसी पिछड़े वर्ग आयोग ने पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, और कहा था कि 27% पिछड़ों का आरक्षण आप नहीं दे पाए, इनको दे दीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा अगली भर्ती में देंगे। इस भर्ती में नहीं दे पाए तो अगली भर्ती में दे रहे हैं। और दूसरी बात बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण, दिल्ली के अंदर पुलिस की भर्ती होने जा रही है, 7600 पदों पे भर्ती होने जा रही है, और 7600 पदों पर 27% पिछड़ी जाति के आरक्षण में 610 सीट आरक्षित किए गए, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए 800 सीट आरक्षित किए गए। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूजा जी एक मिनट, नहीं मेरे सवाल में तो आपके पास ही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, बस 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी उसी आरक्षण पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और लगातार सारी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। और हमें खुशी है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कहा कि जाति जनगणना के सवाल को लेकर के, पिछड़े के हक के सवाल को लेकर के, महिला आरक्षण बिल में पिछड़े अल्पसंख्यक की महिलाओं को भी अधिकार देने के सवाल को लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी मुखर है तो ये हमारी जीत है, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के संगठनों की जीत है, बिहार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के संगठनों की जीत है। नहीं तो आपको लगता है कि ये बयान भी देने की जरूरत थी, ये बताना कि भाई कांग्रेस अब बात करने लगी है पिछड़ा वर्ग की, तो ये चमत्कार है, ये बताने की जरूरत थी क्या? ये चमत्कार इसलिए है कि पिछड़े के हक के लिए आज कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। पिछड़े के हक के लिए जो संघर्ष आदरणीय नेता रहे हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया, जो बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू किया, उसके साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। और मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं तो महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों को आरक्षण दे दीजिए। जवाब दीजिए धनंजय जी, जवाब दीजिए। आप हितैषी हैं तो भर्ती प्रक्रियाओं में वो दिखना चाहिए, प्रतिनिधित्व में वो दिखना चाहिए, सीधा सवाल उठा रहे हैं। पूजा जी 3 लोगों ने आरोप लगाए हैं, मुझे तफसील से समय दीजिएगा, मैं तीनों का जवाब देता हूं। मैं बहुत सम्मान के साथ अपनी बहन से बताना चाहता हूं उनकी जानकारी के लिए, जब कांग्रेस ने सर्वे कराया, उसके पास 2 साल कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने रिलीज नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि यह जारी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो कह रही थी राम मंदिर में, उन्हें पता नहीं है राम मंदिर की पहली ईंट किसने रखी। अगर उन्हें नहीं पता है तो उनका अपना ज्ञानवर्धन कर ले। कामेश्वर चौपाल जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, और कह रही राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा, राम मंदिर ट्रस्ट में अति पिछड़ा आदमी के सदस्य है। तो कांग्रेस का चरित्र हो गया है। बहन, आपसे ही उम्मीद नहीं थी, कम से कम आप धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, कम से कम आप तो सच बोलिए। भगवान राम के नाम पर झूठी कांग्रेस का आप चरित्र मत लीजिए। राम को काल्पनिक बनाने वाली कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल, पहली ईंट रखने वाला कामेश्वर चौपाल, अति पिछड़े का बेटा, उसका आप अपमान मत करिए बहन, इतना तो मत करिए। कांग्रेस की और कांग्रेस के राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि आज 3 ओबीसी हैं, उनकी पीड़ा है कि क्यों 3 ओबीसी आ गए। हमारे पिताजी के समय में तो एक भी नहीं होते थे, हमारे नाना जी के समय में तो एक भी नहीं होते थे, हमारी दादी के समय में तो एक भी नहीं होते थे। राहुल गांधी परेशान है, पिछड़ों के आने से हैरान है, क्योंकि पिछड़ा के प्रधानमंत्री है, सबको आगे लेके आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे पापा ने तो एक भी नहीं रखा था, आप क्यों रख रहे हैं, आप आज के डेट में क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों 63 एएस और जेएस को आप ओबीसी समझ से ले आए हैं।
जो 7 ठीक है SC और 5 SC साधना को जी, ले आए। सीधा आरोप आप पर है। आज पूजा जी, ओबीसी वर्ग की जो पूजा जी, हालत है उसके लिए भी पूजा जी, जिम्मेदार आप ही रहे हैं। 70 साल आपने शासन किया। पूजा जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। पूजा जी लेट मी कंप्लीट। बहुत मेरे पास और भी मेहमान है धनंजय जी, थोड़ा जल्दी। मैं 3 लोगों के आरोप लगाए ना, 3 लोगों के आरोप का जवाब मुझे देना है। अगर समय देना है तो बुलाइए, तो मत बुलाइए। 3 लोगों ने आरोप लगाए। दूसरा, मैं चितरंजन गगन जी व्यक्तिगत तौर पे अच्छे इंसान है, लेकिन जिस पार्टी में उस पार्टी के डीएनए से परेशान है, इतनी भाषा की अमर्यादा करेंगे ऐसा मैं नहीं सोच सकता था। राजनीतिक विचारधाराओं में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डीएनए की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आपके पार्टी के सरबराह 4 मामलों में सजा याफ्ता है और गौशाले से आते हैं, गोपालक हैं और चारा चोरी में जेल गए हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो डीएनए की बात करिए, कुछ तो सही बात करिए। आपके यहाँ पार्टी में जितने सजा याफ्ता हैं सब हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे समाजवाद के नाम पे लोहिया का समाजवाद आज अखिलेश जी के परिवारवाद में कन्वर्ट हो गया है, और समाजवाद का जब प्रस्फुटन परिवारवाद में हुआ तब जाकर के समाज ने इनसे नाता तोड़ लिया। और तो सब इन पार्टियों का नारा क्या है? सामाजिक न्याय जपना। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया भी, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी होती है और आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सिर्फ ये कह देना कि बुलाइए या नहीं बुलाइए, ये कहने से आपकी वरिष्ठता आपके दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ा आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे सभी को समान वक्त देना होगा। मैं किसी एक पार्टी के साथ मैं उसका पक्ष नहीं ले सकती, उसकी पैरवी नहीं कर सकती। तो उसका जवाब देने के लिए समय चाहिए होता है। नहीं तो कम शब्दों में दीजिए ना, कम शब्दों में दीजिए। साधना जी देखिए, क्या है कि न्यूज 24 का निष्पक्ष मंच है, इस पर सभी को समय मिलता है, ये तो बिल्कुल जायज सी बात है। देखिए आदरणीय धनंजय जी, आपने कहा ईट पहली बात रखने की बात। अरे भाई हम तो कह रहे हैं पूरा राम मंदिर जो आपने आंदोलन चलाया उसमें पूरे ओबीसी थे, पिछड़े वर्ग के लोग आगे थे, दलित आगे थे, आदिवासी आगे थे। हम तो वही कह रहे हैं, आंदोलन कराएंगे, लड़ाएंगे, झगड़ा करवाएंगे ओबीसी में, और जिस समय आपको ऊपर पद और प्रतिष्ठा देनी है तो आप चयनित करके लोग रखते हैं पद और प्रतिष्ठा देने के लिए। इसी की तो लड़ाई है कि आज अल्पसंख्यक जो अगड़े हैं उन पर बहुसंख्यक पिछड़े भारी होने के बाद भी हल्के क्यों है। मैं तो ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ भाई साहब, मुझे आंकड़े मत समझाइए आप। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने कहा राम की बात। अरे आप मुझे बताइए, मोनिका भट्टी जी जो कि जिनके पिताजी रावण का मंदिर बनाते हैं छिंदवाड़ा के देवरी गांव में, उनकी बेटी को टिकट देने का काम भाजपा करती है। तो आप तो रावणवादी है, रामवादी कहाँ रहे। संजय निषाद जी तो माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि भगवान राम जी तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, तो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते आप। महेश शर्मा जी माता सीता जी का अस्तित्व नकार देते हैं। राम की तुलना राम से करने वाले नरेश अग्रवाल को आप राज्यसभा भेजते हैं। तो शर्म कीजिए, सबको पता है आप रामवादी नहीं, आप वोटवादी हैं, आप रावणवादी हैं, आप गौडसेवादी हैं, और आप हिंदुत्ववादी हिंसक गौडसेवादी पूजक हैं, और इसीलिए आप ये बात मत कीजिए। मैं अंतिम बात अपनी खत्म करूंगी ये कहकर कि जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो मैं कह रही हूँ कि आप 49.5 का जो कैप है जो राज्यों में है उसको पूर्ण बहुमत की सरकार रहते मोदी सरकार ने क्यों नहीं हटाया। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में सत्ता में आए उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को किया, लेकिन ये कैप होने के कारण वो पूरा आरक्षण नहीं मिल पाया। और शिवराज सिंह चौहान जी जब आज सरकार में है तो 14% से भी कम आरक्षण मिलता है। सौरभ जी, जब आप बात कर रहे हैं कि हम तो लगातार ओबीसी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे भी ला रहे हैं, तब भी इतने तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ओबीसी कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा वो मोदी जी ने ही दिया पहली बार। और आप ये समझिए, जो हम मंडल और कमंडल की बात करते हैं वो जनता के जो पिछड़ी जनता है वो वहां तक उसको वो नहीं समझ में आता, उसको अपने लाभ की बात समझ में आती है। लाभ कैसी? अभी आप देखिए 2 अक्टूबर है, जो 90 सेक्रेटरी गिना रहे हैं, मोदी जी ने बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, स्वच्छता अभियान उनसे चलवा रहे हैं। और विश्वकर्मा योजना, अभी आपको ध्यान होगी, विश्वकर्मा योजना जो अभी लॉन्च किया गया वो 19 शिल्पकार जो पिछड़े हैं, जो बढ़ई हैं, ये काम करते हैं, उसके माध्यम से उनको तो विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं डर है अब। नहीं, डर नहीं है। देखिए 2014 से एक लंबा क्रम रहा है। आप हुनर हाट देखेंगे, काफी लंबे समय से लगा है, जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। तो ऐसी लंबी कई सारी योजनाएं। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या ये जो जनधन खाते खुलवाए गए ये क्या सवर्णों के लिए खुलवाए गए थे? ये तो सबको फायदा दे रहे थे ना ओबीसी। मैं एक बात, मूल बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो पिछड़ी जनता है
अगर उसको सरकार से लाभ मिलता है तो वो उसी सरकार को वोट देगी। अब वो बात खत्म हो गई कि जातियों के नाम पर बनी हुई पार्टी जो एक विशेष वर्ग को ही प्रमोट करती थी वो पिछड़ों तक नहीं पहुंच पाती थी। मेरा जवाब अभी भी नहीं मिला। आरजेडी के अंदर कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, अखिलेश यादव के बाद कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। आप उदाहरण पेश करिए ना। आप अभी निषाद जी के बारे में आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो पिछड़ी जाति से हैं। आप अब उसको धर्म से जोड़ दिया आपने कि राम जी के ऊपर ऐसा कहा, सीता जी के ऊपर। आप मुद्दे की बात करिए, उनको आपने जवाब दीजिए। कीर्ति जी है, मैंने 2-3 सवाल खड़ा किए जहां जहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भर्तियां हो गई और पिछड़े जाति की एक भी भर्ती नहीं हो पा रही। वो सवाल नहीं खड़ा करा। मैंने कहा कि आयोग का दर्जा देने से क्या फायदा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद भी जब उसके पत्र का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं मिल पाया। 27% की जगह 16% आरक्षण मिला। ये भागवत जी के उस बयान पर मोदी जी काम कर रहे हैं कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा करिए और इसीलिए लगातार सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। देश के भागवत जी का पुराना बयान कोट कर रहे हैं, नया बयान लगातार समाप्त कर रहे हैं। भागवत जी ने नया बयान दिया था कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक आप भागवत जी ने अभी सौरभ जी बोलने दीजिए। आप नहीं बता पाए सौरभ जी कि जो नौकरियों में पिछड़ी जाति को पूरा 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है सौरभ जी? आप अपनी पार्टी के अंदर आरक्षण दीजिए ना पहले। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा बनाइए। ठीक है, आरजेडी से मैं सवाल ले रही हूँ। चितरंजन जी अपनी पार्टी में ही प्रतिनिधित्व दीजिए ना। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, यहीं पर आप वो शो नहीं कर पा रहे, लोगों के बीच वो ये नैरेटिव आप सेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और तभी ये वोट बैंक आपसे खिसक रहा है। क्या इसीलिए ये जोड़ तोड़ की राजनीति? नहीं पूजा जी, हमारे पार्टी में आरक्षण है इसलिए उसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2-3 बात अभी जैसे गिरी जी कामेश्वर चौपाल जी का नाम ले रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। केवल दिखाते हैं। कामेश्वर चौपाल आज कहाँ है गिरी जी बता दें। कामेश्वर चौपाल आज कहाँ है? अभी जो है दुबे जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे तो जो है पिछड़ा वर्ग आज का क्या आउटपुट आया अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बताया। और सबसे बड़ी बात मनरेगा, जिसका सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी मजदूरों को मिलता है, मनरेगा की राशि लगातार कटौती उसमें होती रही। जो हिस्सा है, शेयर है, वो भी नई राज्यों को दिया जा रहा है। इससे बड़ा अन्याय ओबीसी के साथ है और क्या होगा? जो मनरेगा जिससे सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी के मजदूरों को मिलता है, उसमें लगातार उसमें कटौती की होती रही है और जो शेयर भी है नहीं रिलीज होता है और ये बात कर रहे हैं। और सवाल है कि विश्वकर्मा योजना कब लागू की है, क्या इससे लाभ अभी मिला है किसी को? अभी जनधन योजना की बात दुबे जी कह रहे हैं, बता तो वही रहे, जनधन योजना खुलवा दिए, क्या लाभ मिला सो बता दीजिए। यह तो केवल बुड़बक बनाने का बिल्कुल मूल सवाल तो यही है ना कि यहाँ पर वादे दावे तो दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो ओबीसी वर्ग है क्या उसको वाकई वो लाभ मिल पाएगा, या जो अभी योजनाएं तमाम लाई गई हैं क्या उसका लाभ उस वर्ग तक पहुंच रहा है? यही सवाल है और इसी का जवाब चुनाव के जरिए जनता देना चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाय